फिर अन्नू मलिक जी से मिला, विजू शाह से मिला, अपना इस्माइल दरबार जी है। तो इस्माइल दरबार जी जो है उनके सेक्रेटरी हरीश मिठानी, तो वो मेरे अच्छे खासे दोस्त बन गए। वो गुजराती थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस्माइल भाई की रिकॉर्डिंग पे आते रहिए, कुछ करते हैं। तो जब अब लंच टाइम पे बैठते थे तो मैं उनको मुखड़े सुनाता था। तो बहुत प्रभावित तो हो जाते थे, तो फिर बात तो मतलब वहीं पर रुक जाती थी। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, जैसे कि बम्बई सेंट्रल में विजू शाह ने बुलाया था रिकॉर्डिंग पे। तो ब्रेक टाइम पे उन्होंने मुखड़े सुने। और मैं क्या है कि जब किसी को गाना सुनाता हूँ तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर का पहले मूड देखता हूँ कि ये अब तक कैसी कैसी धुनें बना चुके हैं। तो मैं उस हिसाब से गाने उनको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आकर कुछ भी आया सुना दिया, ऐसा नहीं। तो वो इसीलिए ज्यादा इम्प्रेस होते थे। अच्छा। तो विजू शाह भी बड़े खुश हो गए कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा लिखा है। तो वहीं पे बात, देखते हैं हम कुछ करते हैं आपके लिए, अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, मिलते रहेंगे। तो ऐसा सबके साथ होने लगा। और ये तो ठीक है, दिलीप जी के साथ भी होने लगा। तो मैंने कहा सब कबूल करते हैं कि भी गाने अच्छे हैं, तो बात क्या है कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। आखिरकार मुझे दिलीप जी ने अपनी मजबूरी बताई कि देखिए विपुल भाई, बात ये है कि हम प्रोड्यूसर की एक बंधन में बंधे होते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं कि भाई हमको, अच्छा। तो हमें से ही काम करवाना पड़ता है, उनसे गवाना पड़ता है। और कोई प्रोड्यूसर कहता है कि भाई लिखो, से लिखवाओ, तो हम इस बात पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं पूरी बात में समझ गया। तो काफी साल मेरे ऐसे ही संघर्ष में निकल गए। पर बस एक फायदा मुझे, मतलब फायदा तो नहीं, पर एक मुझे सुकून ये मिला कि बड़े बड़े लोगों से मेरे अच्छा ताल्लुकात बन गए, मेरे अच्छे ताल्लुकात जिनके साथ मैं बैठ करके अच्छी तरह से अपने दिल की बात कर सकूं। फिर मुझे किसी इंसान ने मुझे उस टाइम पे टाइम्स कैसेट चलता था, हाँ बिल्कुल टाइम्स, बिल्कुल। और उनके ऑनर थे बाबू भाई लाठीवाला। तो उनसे भेंट हुई, मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बांद्रा में अपने ऑफिस में बुलाया। तो वो भी खुश हो गए। तो बोलते, विपुल भाई अभी फिलहाल हम डिवोशनल एल्बम बना रहे हैं, तो अभी आप डिवोशनल लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो पुराने गानों की धुन पर था। और पूरा म्यूजिक प्रोग्रामर जो था वो लवकुश नाम के दो भाई है म्यूजिक डायरेक्टर, उनसे मेरी शुरुआत हुई थी काम करने की। तो पूरा म्यूजिक उन्होंने संभाला था, लवकुश ने। तो राम शंकर जी ने गाए थे, कैश कुमार ने गाए थे। तो ये बात हो गई। तो कुछ समय जब गुजर चुका तो मुझ पे एक और कॉल आया कि भाई आपको बाबू भाई बुला रहे हैं ऑफिस में, बाबू भाई लाठीवाला। जी। तो मैं ऑफिस में गया। तो बोले कि विपुल भाई इस बार हम रोमांटिक एल्बम बना रहे हैं, तो आपको लिखने हैं गाने। और आपके लिए चुनौती ये है कि आपके साथ एक और भी राइटर है, और वो राइटर है योगेश जी, ओके। जिन्होंने आनंद फिल्म में गाने लिखे थे। जो अच्छा। आपने आपने जो अभी राजेश खन्ना वाला गाना बताया ना, हाँ। वो योगेश जी ने लिखा था। वाह वाह वाह।
तो मैंने कहा ये तो मेरी तकदीर है कि भाई योगेश जी के साथ मैं काम कर सकूं। तो योगेश जी से भी मेरी मुलाकात हुई। तो बाबू भाई लाटीवाला के ऑफिस में योगेश जी से मुलाकात हुई। तो एल्बम का काम शुरू हो गया। हमारी सीटिंग होती थी लव कुश के सिटिंग रूम में, और वो सिटिंग रूम सांता क्रूज एसएनडीटी कॉलेज के पास था। तो मेरा रोज का जाना पड़ता था मुझे। योगेश जी भी वहीं पे आते थे। और मेरे लिए एक और सर जी एक अच्छी बात ये हो गई जी जी। कि आपने एक नाम सुना होगा, जसविंदर नरूला। हाँ, सुना है। तो वो उस जमाने में नई नई सिंगर बनने के लिए दिल्ली से आई हुई थी। तो वो भी सिटिंग रूम में आई थी। तो बातें हुई। तो मेरा गाना जो है वो गाने वाली थी। ओके। हाँ, तो अच्छा। रिहर्सल के लिए वो आई थी। गाना लिखा मैंने। तो शायद याद आए ना आए, पर वो एल्बम का टाइटल था हम सफर। तो अगर कुछ याद आ जाता है तो मैं सुना देता हूँ। जी जी, एक दो हाँ, पंक्तियां सुनाए तो भी चलेगा। वो सफर क्या है जो हम सफर ना हो, वो सफर क्या है जो हम सफर ना हो, ये जिंदगी क्या है तो साथ अगर ना हो। वाह वाह वाह। तो ये गाना जसविंदर नरूला जी ने भी बहुत तारीफ किया कि बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने गाया, रिकॉर्ड हो गए गाने। और उस गाने पे सर पिक्चराइजेशन पर भी हुआ, जी। और वो गाना टीवी पर भी आता था। हम्म। तो यहाँ तक मेरा सफर चलता रहा। तो उसके बाद तो मुझे टिप्स कंपनी के लिए काम करने का मौका मिला। फिर टिप्स टी सीरीज, और टी सीरीज के लिए सर मैंने, मेरा भाग्य है कि साईं बाबा पे भजन लिखे मैंने। अरे बाप रे। हाँ, अच्छा। तो उसमें एक और राइटर थे साहिल सुल्तानपुरी। तो कुछ गाने उन्होंने लिखे, कुछ गाने मैंने लिखे। तो बहुत अच्छे गाने बने थे, भजन बने थे। और रिकॉर्डिंग पे आए थे अनूप जलोटा जी। वाह वाह वाह। उन्होंने मेरे भजन गाए। अच्छा, उसमें से कोई अच्छा प्यारा भजन हो, दो पंक्तियां उनकी सुनाई तो। वो मुझे नहीं याद आएगा कि अच्छा। जो मैंने याद किया है ना, स्टार्टिंग करियर वो का था उसमें वो। नहीं है। तो अनूप जी ने गाया, फिर साधना सरगम ने गाया, शान ने गाया। तो बड़ा मजा आ गया, अनूप जी से मुलाकात हुई मेरी। तो वो भी एल्बम रिलीज हुआ। फिर उसके बाद एक कैसेट कंपनी है हम्म। आर विजन। तो आर विजन के लिए भी मैंने गाने लिखे। तो उसके बाद फिर भी संघर्ष तो बना रहा था, क्योंकि मेरा सर मकसद क्या था, मकसद कि मैं फिल्म के लिए गाना लिखूं। बिल्कुल। और फिल्म मुझे मिली नहीं। और एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने मुझसे घोस्ट राइटिंग करवाया है, और किसी ने ठगी भी की है। पर देखिए कि मेरी आत्मा है, मेरा साई है, उनको गवारा नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं कि मुझे कहाँ कहाँ किसने धोखा दिया है। तो सर यहाँ तक मेरा सफर, संगीत का सफर चलता रहा। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आज तक आपने कितने गानों को लिखा है हम्म, और कितने गाने आपके फिल्म में यूज हुए, हम्म। आप बताइए। देखिए, जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो वो तो बहुत से गाने लिखे, जैसे कि 400-500 तो गाने लिखे होंगे। मतलब बम्बई पहुंचने के बाद, बम्बई सेटल होने के बाद की बात कर रहा हूँ। पर रही बात मार्केट में आने की, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि मैंने इतने
ये कैसेट कंपनी के लिए काम किया, तो वो यहाँ तक काम था। और जो मैं घोस्ट राइटिंग कर चुका हूँ वो भी काफ़ी गाने पर, उसका उसका मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता हूँ, पर काफ़ी गाने तो है। और रही बात स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल तो मेरा मतलब चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, जैसे जैसे लोग मिलते गए। और क्या होता था, एक आपको मैं बढ़िया सा वाक्य सुनाता हूँ। सर एक बार मैं बांद्रा महबूब स्टूडियो गया था, जी जी। तो वहाँ पर एक बंटी वालिया करके है, उनका मतलब बहुत बड़ा नाम है, प्रोड्यूसर है। तो ऐसे खुले में कुर्सी लगा कर बैठे थे और उनका ड्राइवर साइड पे गाड़ी लगा कर खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सब कौन है? तो बोलते ये बंटी वालिया है और पिक्चर के प्रोड्यूसर है। जी। तो मैंने कहा बात करेंगे मुझसे, ये बहुत अच्छा अच्छा नेचर है उनका, बात करेंगे, आप जाइए। तो मैं गया और एक्सक्यूज मी करके, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोलते बैठिए। तो मैं उनके साथ बैठा, तो मैंने उनको मेरे अपने बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज भी करता हूँ और इतने काम कर चुका हूँ मैं। जी जी। तो बंटी जी ने मुझे बताया कि ये कार्ड लीजिए। वो कार्ड आज भी है, पर मैं घर पे भूल गया हूँ, पर नहीं तो आपको बताता मैं। पुराना, बहुत पुराना कार्ड। तो बोलते हैं ये कार्ड है, आप ऑफिस में आइए, तो फला दिन आप आइए, बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैं विरार चला गया, और जिस दिन मुझे बुलाया था उस दिन मैं पहुंच गया। तो जाकर के पता चला कि वो ऑफिस सलमान खान का था। अच्छा। हाँ जी, सोहेल खान। जी और सोहेल खान जो है सलमान खान के भाई, वो बंटी वालिया के पार्टनर थे। जी। वो मिलजुल करके पिक्चर काम करते बनाते हो। थे। तो मैं बैठा, बंटी वालिया बैठे थे, स्टाफ बैठा था। फिर बात चल रही थी और सोहेल खान आए। तो बंटी जी ने बताया कि भाई ये विपुल व्यास है और ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो वो भी बैठे। तो फिर शुरुआत सोहेल जी ने की कि देखिए हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, और पिक्चर का नाम है प्यार किया तो डरना क्या। हम्म। और इस पर अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आप लिखिए और मुझे कॉल कीजिए, और फिर आप दोबारा आइए। तो दिल में बहुत खुशी हो गई मुझे, और थैंक यू बोल करके मैं निकल पड़ा। और बड़ी मेहनत से मैंने गाना लिखा, वो टाइटल सॉन्ग था, प्यार किया तो डरना क्या। फिर मैंने वापस कॉल किया बंटी जी को कि सर मैं गाना लिख चुका हूँ, आप कहे तो मैं आ जाऊँ। तो बोलते आ जाइए। तो फिर मैं ट्रेन पकड़ के बांद्रा गया उनके ऑफिस में, और मैंने वो गाना, हालांकि मैं खुद कंपोजर हूँ तो गाकर ही सुनाऊंगा, जी जी जी। तो मैंने गाकर सुनाया। तो मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है, ऐसा कहा था। तो बोलते हैं कि उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। जी। मैंने कहा ठीक है। मैं विरार चला गया। फिर महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कॉल किया, तो कॉल पे बंटी जी नहीं थे। मुझे अभी भी याद है कि अनवर भाई करके एक उनके स्टाफ के मेंबर फिल्म थे। मैनेजर होगा। तो उन्होंने मुझसे बात की कि विपुल भाई देखिए, सॉरी, बात ऐसी हो गई है कि इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट में 2 म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। एक हो गए हैं हिमेश रेशमिया, हम्म।
और दूसरे हो गए साजिद वाजिद, बराबर। अभी जाहिर सी बात है कि जब उनको हमने साइन किया है तो वो अपने ही राइटर से लिखवाएंगे, हाँ वो एक रहता है। बराबर। तो वही मेरा दिल टूट गया, वो बातें सुनकर ही दिल टूट गया। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोलते हैं आप मायूस मत होइए, आगे कोई प्रोजेक्ट होगा तो हम आपको जरूर याद करेंगे। मैंने कहा ठीक बात है। तो ऐसे सर क्या है कि हिमेश रेशमिया, उनकी पहली पिक्चर थी ये, प्यार किया तो डरना क्या। और साजिद वाजिद की भी पहली फिल्म थी। उससे पहले भी जो ये वाजिद भाई है, उनके भाई साजिद भाई, तो स्टूडियो में कई बार साजिद भाई से मुलाकात होती थी मेरी। फिर अपना डब्बू मलिक है, बस रोज कोई ना कोई मुलाकात होती रहती थी। पर आपको मैंने गौर किया है जी, हाँ, ये आपको समझने वाली बात बताता हूँ। मेरा नेचर है, मतलब कि मैं बहुत सीधा सा सरल सा इंसान हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने बनाया है, बस मुझे अदब में रहना है बस। तो जितने लोगों से मुलाकात होती थी ना, तो वो नजरें चुरा कर बात करते थे। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि ये तो हमारी मतलब कि जिल्लत हो गई। तो इस तरह से मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं किसी का ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में खुद में वो तकब्बुर नहीं है, ईगो नहीं है। तो ऐसे चलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि पिक्चर के गाने बन गए, पिक्चर की शूटिंग हो गई, और वक्त वो आया कि पिक्चर रिलीज भी हो गई। और जब मैं थिएटर में पिक्चर देखा तो सर आप यकीन मानिए, मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरा गाना अगर मैंने लिखा होता, आज मैं कहाँ पर होता और अब मुझे कितनी खुशी मिलती। बिल्कुल। तो सर यही था मेरा बम्बई का सफर। नहीं, यही होता है दोस्तों, चाहे वो लिरिक्स राइटर हो, एक छोटा सा राइटर हो, डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, कोई भी हो, कोई कलाकार भी क्यों ना हो, उसको सिर्फ एक चांस, गोल्डन चांस की जरूरत होती है। अगर वही चांस इन्हें मिल जाता तो आज इनके पास ढेरों प्रोजेक्ट की लाइन पड़ी होती, इनके गाने लोगों ने सुने होते। लेकिन जब तक हमारी कला लोगों के पास पहुंचेगी नहीं, तब तक हमें काम कैसे मिलेगा। और वो पहुंचने के लिए ही एक गोल्डन चांस की जरूरत होती है। हम इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, मैं आपको बताता हूं व्यास जी, कि आप जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को एक साथ लाना, उनका टैलेंट लोगों तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप सभी ऑडियंस को मैं ये आह्वान करता हूं, अगर आपको अच्छे गाने लिखवाने हो तो विपुल व्यास जी से कांटेक्ट कर सकते हो। इस प्रोग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इतना अच्छा टैलेंटेड आदमी अपने पास है, कहीं लंबे जाने की जरूरत नहीं। जिनका बजट कम है, जो बड़े बड़े राइटर हायर नहीं कर सकते, वो भी इनसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारी दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या कौन सा भी इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री भी क्यों ना हो, लेकिन सभी ने क्या किया है कि एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, एक टीम बना के रखी हुई है कि नहीं भाई, अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मेरे टीम में इतने बंदे रहेंगे, मैं अगर म्यूजिक डायरेक्टर हूं तो मैं इससे गवाऊंगा, इससे मैं नचाऊंगा, इससे ये कराऊंगा। तो ये हम समझ सकते हैं इस बात को कि भाई ट्यूनिंग जमता है, आदमी के विचार ख्याल जुड़ते हैं, यारी दोस्ताना होता है, एक काम का लेन देन का तरीका जुड़ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपके टीम से आपके आदमी निकालो, लेकिन उसी टीम में कोई एक नया बंदा भी शामिल कर सकता है ना आदमी। तो एक छोटे से बंदे को शामिल करके आप अगर उसको चांस देंगे तो वो भी आज कुछ ना कुछ इतिहास बनाएगा। आमतौर पे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता है। जी। तो आपको भी आपके घर वालों को सपोर्ट मिला या नहीं मिला?
ये बताइए। अगर सर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। जी जी। बचपन यानी कि लड़कपन में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जी। तो एक दीदी मेरी बम्बई में रहती है और जी। एक दीदी गुजरात में। जो गुजरात में रहती है वो तो उनको ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना है और उनको अपनी ज़िंदगी से फुर्सत नहीं थी। और रही बात मेरी दूसरी वाली सिस्टर, वो पहले से ही मतलब बॉलीवुड से खिलाफ थे। मतलब कि मुझे इतना अब तक डांटा था उन्होंने कि भाई विपुल तू कर क्या रहा है, क्यों, मतलब वो मेरे मतलब ये हुनर क्या है, टैलेंट क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तू कुछ और कर ले। तो उनका जो सपोर्ट तो मुझे मिला ही नहीं है और भगवान का साथ बहुत मुझे मिला। और मैंने सोचा कि भाई किसी की सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लड़ूंगा, भगता रहूँगा, स्ट्रगल करूँगा। और हुनर अगर मेरा है तो संघर्ष भी मेरा होना चाहिए। चलता रहा। तो कुछ समय बिताने के बाद एक एक बात कुछ ऐसी बन गई सर कि बम्बई में हमारे यार दोस्तों की टीम हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो उस टीम में जो लीडर थे वो हमारे लिए वजीर के बराबर थे। वो जो भी कहते थे या फैसला लेते थे हम मान लेते थे। तो एक दिन हमारी टीम से ही एक भाई ने बोला कि आपको हमारे साथ अब बिहार चलना है। तो मैंने कहा क्यों? तो बोलते आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट में क्या है सर कि भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि पिक्चर तो वहाँ बनेगी भोजपुरी में, पर जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो मुझे भोजपुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि किसको जरूरत पड़ेगी कि जिनको डायलॉग्स लिखना है उनको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। और लगे तो ये भी कहा कि अगर आपके पास अच्छा सब्जेक्ट हो तो आप साथ में ले लीजिए, पर याद रहे कि वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि रूरल कहानी होनी चाहिए, गांव की कहानी होती गांव है। की कहानी कि जो बिहार के आसपास मंडराती हो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास 3-4 सब्जेक्ट थे तो मैं साथ में लेकर गया। जी। तो हम फ्लाइट पकड़ के पटना गए।